हेलो फ्रेंड्स, उत्तम से एकेडमी आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर मंदांगी और आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट 2। अब सबसे पहले हमारे जो पार्ट 1 में जब हमने ग्लैंड्स पढ़ी थी तो उसमें हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को ख़त्म कर दिया था। अभी हमारा सेकंड पार्ट है तो हम थायराइड से स्टार्टिंग करेंगे। जो थायराइड ग्रंथि हमारी होती है गले में पाई जाती है। ये हमारा लैरिंक्स वाला भाग है। ये हमारा लैरिंक्स के नीचे ट्रैकिया शुरू हो जाता है। ये आपको जो ट्यूब के आकार की संरचना दिख रही है, इसी के ऊपर पाई जाती है बटरफ्लाई के आकार की जो ग्लैंड है, इसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं। जो थायराइड ग्लैंड है इसके, जैसे ये इस डायग्राम में आप देखिए तो ये पूरा लैरिंग्स है, इसके नीचे ट्रैकिया स्टार्ट हो जाएगा। ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है ये आपका थायराइड कार्टिलेज है लैरिंग्स का। उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ से ट्रैकिया स्टार्ट हो जाएगा और ये पूरा आपको इसमें क्लियर दिख रहा होगा, बटरफ्लाई शेप है। ये हमारी थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड में दो लोब्स होते हैं और बीच में इस्थमस होता है, जिसके माध्यम से ये दोनों लोब्स आपस में मिले रहते हैं। और इसका जो वेट होता है वो 25 ग्राम होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, ध्यान रखना एंडोक्राइन बोल रहा हूँ मैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में थायराइड ग्लैंड हमारी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। अब हम आगे इसके फंक्शन देखें तो क्या क्या होता है। तो इसमें दो हार्मोन्स का निर्माण होता है, T3 और T4। T3 का मतलब होता है ट्राई आइडोथायरोनिन और T4 का मतलब होता है थायरोक्सिन। तो जो T3 और T4 हैं इनके ऑलमोस्ट फंक्शन सेम रहते हैं। तो अब क्या क्या फंक्शन है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब हमारे शरीर की ग्रोथ होती है और मानसिक रूप से विकास होता है। मेटाबॉलिज्म, मैं कल बता चुका हूँ, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म से मिलकर बनता है मेटाबॉलिज्म। आप इतना समझ लीजिए कि एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे काम मेटाबॉलिज्म के अंडर आते हैं। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हार्ट रेट को रेगुलेट करता है। दूसरा हार्मोन जो निकलता है वो है कैल्सिटोनिन। ये आपका कैल्सिटोनिन जो है वो पैराफॉलिकुलर सेल्स द्वारा निकलता है। पैराफॉलिकुलर सेल्स में रहती हैं सी सेल्स, उनसे निकलता है कैल्सिटोनिन। और इसका कार्य क्या रहता है, यह हड्डियों में कैल्शियम जमा करवाता है और ब्लड में कैल्शियम कम करवाता है, जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। थायराइड का फंक्शन हम देख चुके हैं। अब उसकी कमी और अधिकता से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो हम देखेंगे। तो इसका अगर एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी हो जाए, मतलब ये बचपन से ही ना निकले, तो उसमें क्या क्या हो सकता है। तो पुअर रेजिस्टेंस टू कोल्ड, मतलब जैसे ही आप सर्दी में निकलेंगे तो आपकी बॉडी आपका टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगी और मेंटल और फिजिकल स्लोइंग हो जाएगी, मतलब आपको मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर होंगे। अगर बच्चों में ये हो जाता है तो बच्चों में मेन जो प्रॉब्लम आती है वो मेंटल रिटार्डेशन है और डॉर्फिज्म हो सकता है। डॉर्फिज्म मीन्स, मैंने पिछले लेक्चर में बताया है आपको, बोनापन। थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उनका रेगुलेशन किस प्रकार से होता है, तो एक मैकेनिज्म है, आप इसका नाम ध्यान रखिएगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है TRH, मतलब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। वह कार्य करता है पिट्यूटरी के ऊपर, जिस और पिट्यूटरी निकालती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा किसको, थायराइड ग्लैंड को, और थायराइड ग्लैंड निकालेगी T4 और T3। और T4 T3 निकलने के बाद हमारे टिश्यू में फैल जाएंगे, मतलब बॉडी में फैल जाएंगे। अब देखो क्या होगा कि जैसे ये ब्लड में इनकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी तो वही ब्लड फिर सर्कुलेट होकर के हाइपोथैलेमस के पास भी जाएगा, तो वह TRH को कम निकलने देगा। और साथ ही यह जो T4 और T3 है ये पिट्यूटरी में भी जाएगा और TSH की मात्रा को कम कर देगा। मतलब स्वयं जाकर के स्वयं की मात्रा को कम कर रहे हैं, इसको अपन कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। और एक शब्द होता है पॉजिटिव फीडबैक, उसमें क्या होता है कि अगर यहाँ से निकलते और यहाँ जाते हो TSH को बढ़ाते, TSH जितना ज़्यादा बढ़ता थायराइड ग्लैंड उतनी ज़्यादा उत्तेजित होती और T3 और T4 उतने ज़्यादा निकलते। पर यहाँ उल्टा है, यहाँ T3 T4 जितने ज़्यादा निकलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड उतनी सप्रेस होगी और उतना कम TSH निकलेगा तो थायराइड ग्लैंड उतनी कम काम करेगी, फिर से कम T4 और T3 निकलेगा। ये होता है हमारा नेगेटिव फीडबैक। अब इसकी कमी से क्या क्या बीमारी हो सकती है, तो इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसको अपन बोलते हैं गोइटर। और जो कमी के कारण होती है उसको अपन सही अगर शब्दों में बोलें तो उसको सिंपल गोइटर कहा जाता है। अब इसमें सिम्टम क्या क्या रहते हैं, तो सॉइलिंग इन द नेक, गर्दन में सॉइलिंग होती है, आप फोटो में देख पा रहे होंगे। ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में तकलीफ होगी। कफ मतलब खांसी होगी। होर्सनेस, जो हमारी आवाज़ है वो बिगड़ने लगेगी। स्वेलोइंग डिफिकल्टी मतलब भोजन को निगलने में समस्या आएगी। हाइपोथायरॉयडिज्म के कैरेक्टर्स क्या क्या रहते हैं, जैसे इसमें गोइटर होता है, मैं अभी बता चुका हूँ। पफीनेस ऑफ फेस, फेस ऐसा हो जाएगा जैसे आपके कोई फेस पे एक्सप्रेशन ना आ रहा है, थोड़ा फैटी डिपोजिशन हो जाएगा। पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग, मतलब जो आंखों के आसपास जो सूजन है वो बढ़ जाएगी। लॉस ऑफ स्कैल्प हेयर, सिर के बाल झड़ने लगेंगे। टोसिस, मतलब जो आंखें हैं वो नीचे की ओर झुक जाएंगी। ड्राई थिकंड रफ एंड येलो स्किन,
ड्राई हो जाएगी स्किन क्योंकि स्वेट ग्लैंड इसमें फंक्शन नहीं कर पाएंगी। थिकेंड हो जाएगी क्योंकि क्रेटिन का डिपोजिशन हो जाएगा। रफ हो जाएगी क्रेटिन की वजह से। येलो स्किन हो जाएगी क्योंकि इसके नीचे पिगमेंट डिपॉजिट होने लगेंगे। अब हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या क्या होता है? तो हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब है कि जब जो T3 और T4 का लेवल है वो बढ़ जाए। अब बढ़ जाता है तो उसको अपन बोलते हैं ग्रेव्स डिसीज। इसमें क्या क्या रहता है? इसमें मेन आपको एक चीज याद रखनी है, एक्सोप्थेल्मोस। जैसे आप इसकी आंखें देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे ये घूर रही हो, तो इसी प्रकार का जो एक्सप्रेशन आता है अपन उसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मोस। तो ये हमारा मेन कैरेक्टर होता है हाइपरथायरॉयडिज्म का। अब थायरॉयड ग्लैंड ये हमारी थी। अब इसको हमने आगे से जब देखा था तब ये बटरफ्लाई के शेप की दिख रही थी और आगे की तरफ निकली हुई दिख रही थी। अगर हम इसको पीछे से देखेंगे तो इस तरह का इसमें गड्ढा दिखेगा, ये ऐसी शेप की दिखेगी। उसके पीछे 4 नोड्स पाई जाएंगी। इन नोड्स को अपन बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड, मतलब थायरॉयड ग्लैंड के पीछे पाई जाने वाली पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो हमारा हार्मोन निकालती है, पैराथायरॉयड हार्मोन, या फिर इसका दूसरा नाम होता है पैराथ हार्मोन, या फिर इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं PTH। इसका क्या काम होता है? यह हार्मोन क्या करता है कि जो हमारा ब्लड है उसमें कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है। अब कैल्शियम का लेवल बढ़ाएगा तो दो तरह से बढ़ा सकता है, या तो यह उस कैल्शियम का अवशोषण हमारे GIT से बढ़ा दे, और या फिर हमारी हड्डियों से कैल्शियम को निकाल करके ब्लड में लाए। तो ये दोनों मैकेनिज्म से काम करता है। यदि इसकी अधिकता हो जाएगी तो क्या होगा कि जो हड्डियां हैं उनमें से अधिक कैल्शियम निकल के ब्लड में जाएगा तो हड्डियां हमारी कमजोर हो जाएंगी। तो एक बीमारी हो जाती है, इसको अपन बोलते हैं रिकेट्स। रिकेट्स का आप ऐसे देख सकते हैं, बोर्ड लेग्स हो जाते हैं, मतलब ये धनुष के आकार के पैर हो जाते हैं इसमें। अगर वजन पड़ेगा ना पैरों पे तो इसका क्या है, हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं तो वो मुड़ जाती हैं, और हाथ भी इस तरीके के हो जाते हैं। तो इसको अपन बीमारी को बोलते हैं रिकेट्स। ये हमारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी होती है, और ये हमारी पैराथायरॉयड अगर अधिक हो जाए तब भी हो जाती है। एक है ऑस्टियोमलेशिया। तो ऑस्टियोमलेशिया भी विटामिन डी की कमी से होती है, कैल्शियम की कमी से हो सकती है। पैराथायरॉयड अगर ज़्यादा हो जाए तब भी हो सकती है, और साथ में प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर्स में भी हो सकती है। अब हाइपोपैराथायरॉयडिज्म मतलब पैराथायरॉयड कम निकले तब क्या होगा? तो इसमें क्या होगा कि लो लेवल हो जाएगा हमारे ब्लड में कैल्शियम का। तो इसमें दो चीज़ें मेनली देखने को मिलती हैं, जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर मिलते हैं, मतलब व्यक्ति मानसिक रूप से अनबैलेंस हो जाता है, और डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट, मतलब जो आंखों में मोतियाबिंद है उसका निर्माण हो जाता है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म से क्या क्या हो सकता है, मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन के बढ़ने से क्या क्या हो सकता है? तो आप फॉर्मेशन ऑफ रीनल कैल्कुलाई, मतलब किडनी में पथरी हो सकती है। पॉलीयूरिया, बार बार टॉयलेट लग सकती है। पॉलीडिप्सिया, बार बार प्यास लग सकती है। एनोरेक्सिया, घबराहट हो सकती है। मसल वीकनेस, मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है। जनरल फटीग, जल्दी थकावट हो सकती है। कैल्सिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, मतलब जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, मतलब जैसे मांसपेशियां हैं या फिर हमारे अंदर के स्टमक वगैरह हैं, उनका कैल्सिफिकेशन हो सकता है, उनमें कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाएगी और वो हार्ड हो जाएंगे। अब अगला जो हमारा ग्लैंड है वो है पेनक्रियास। मैं बता चुका हूँ, यह मिक्स्ड ग्लैंड है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का कार्य करती है। इधर हम एक्सोक्राइन नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ केवल हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। इस कारण से हम केवल इसके हॉर्मोन्स देखेंगे। ये जो आपको ऐसी संरचना दिख रही है, कट सेक्शन है हमारा पेनक्रियास का। तो पेनक्रियास में क्या होते हैं कि कुछ इस तरीके की संरचनाएं पाई जाती हैं, इनको अपन मिला करके बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो उनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, डेल्टा सेल्स, बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स। ये अलग अलग हार्मोन बनाती हैं। ये तीनों सेल्स जिम्मेदार हैं इसको एंडोक्राइन बनाने के लिए, और बकाया का जितना भी इसका जो मास होता है वह निर्माण करता है एक्सोक्राइन ग्लैंड का। तो इसमें जो डेल्टा सेल्स हैं ये सोमेटोस्टेटिन का निर्माण करती हैं। बीटा सेल्स इंसुलिन का सीक्रेशन करती हैं, और अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन का सीक्रेशन करती हैं। अब हम देखें सबसे पहले इंसुलिन। तो इंसुलिन का क्या काम है, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। इंसुलिन क्या करता है कि जब भी हम भोजन करते हैं तो हमारा ग्लूकोज बॉडी में बढ़ जाता है। तो एकदम से जब लेवल बढ़ता है ग्लूकोज का तो वो हमारे ऑर्गन्स के लिए खतरनाक हो सकता है। तो यह इंसुलिन निकलता है, और जो अतिरिक्त ग्लूकोज हमारी बॉडी में है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके हमारी मांसपेशियों में और हमारे लिवर में स्टोर करवा देता है। यदि इंसुलिन की कमी हो जाए तो आप सभी लोग जानते होंगे डायबिटीज़ मेलाइटस नामक रोग होता है। याद रखना, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है, वो एडीएच की कमी से होता है। और जो डायबिटीज़ मेलाइटस है ये इंसुलिन की कमी से होता है। इसमें क्या होता है, ब्लड शुगर जो है, मतलब जो ग्लूकोज हमारे ब्लड में है जो अधिक है उसका नियंत्रण नहीं हो पाता। तो इसके कारण होता क्या क्या है, ये आपको सिम्टम दिख रहे होंगे उसके। पॉलीयूरिया, मतलब बार बार टॉयलेट जाएगा। पॉलीडिप्सिया, बार बार प्यास लगेगा। पॉलीफेजिया, बार बार भूख लगेगी। और वेट लॉस होगा। अब ग्लूकागॉन का क्या काम है? तो ग्लूकागॉन इंसुलिन का जस्ट अपोजिट काम करता है। जैसे आपने भोजन नहीं किया तो आपके ब्लड में ग्लूकोज की कमी होगी। कमी होगी तो क्या होगा
कि ग्लूकोज का नवनिर्माण होगा, मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस अपन कहते हैं अगर प्रोटीन और फैट से ग्लूकोज का निर्माण किया जाए तो उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ना। ग्लाइकोजन को तोड़ना, जब ग्लाइकोजन टूटेगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस याद रखना, ग्लाइकोजन को तोड़ना। और ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा मतलब प्रोटीन और फैट से ग्लूकोज का निर्माण करना। तो ये दोनों क्रियाएं कौन करवाएगा, ग्लूकागोन। सोमेटोस्टेटिन, इसका नॉर्मली काम हमारा एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम को फंक्शन को नॉर्मल बनाए रखने का काम होता है, पर ये हमारे जो ग्रोथ होती है उसको नियंत्रित भी करता है। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स देखें तो सबसे पहले आपको एड्रिनल ग्लैंड मालूम होनी चाहिए। ये हमारी किडनी है, किडनी के ऊपर इस कैप के आकार की एक ग्लैंड पाई जाती है। उसके बाहरी हिस्से को अपन बोलते हैं कॉर्टेक्स, और उसके जो अंदरूनी हिस्से जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है इसको अपन बोलते हैं मेडुला। अब इनके अलग अलग हार्मोन्स हैं, तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसके हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। अब इनको एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, साथ में समूह में मिलाकर अगर अपन इन तीनों को बोलें तो एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अगर हम कार्य देखें तो क्या होते हैं इसके, कि यह हमारे जो ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है उसको नियंत्रित करता है। किस तरह से करता है, जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस और लिपोलाइसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मैंने अभी बताया, प्रोटीन और फैट को तोड़ करके हमारा ग्लूकोज का निर्माण करना। और लिपोलाइसिस मतलब फैट को तोड़ना। तो जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं उनको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब इनका कुछ फार्मेकोलॉजिकली मतलब दवाइयों में इस्तेमाल भी होता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो इनका काम है वो ये है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और इम्यून सप्रेसिव होते हैं। मतलब जब भी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाते हैं उस समय हमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। और या फिर हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है जो बहुत अधिक मात्रा में फैल चुका है, जो हमारे ऑर्गन्स के लिए खतरनाक हो सकता है, तो ऐसे समय पे हम एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करते हैं, सूजन भी कम करवाते हैं ये। अगला हमारा हार्मोन है सेक्स हार्मोन। तो सेक्स हार्मोन में जैसे हम अगर मेल में देखें तो टेस्टस होता है, टेस्टस की वजह से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, और ओवरी की वजह से हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलता है। ऐसा हमारा नॉर्मली होता है। पर हमारा जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये मेल्स में फीमेल के हार्मोन निकालता है और फीमेल्स में मेल्स के हार्मोन निकालता है। मतलब इसके द्वारा अगर फीमेल के अंदर एड्रिनल कॉर्टेक्स है तो उसमें सेक्स कॉर्टिकॉइड निकलेगा, टेस्टोस्टेरोन। और मेल में अगर ये है तो मेल में निकलेगा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसके कारण कुछ बीमारियां हो सकती हैं। तो कसिंग सिंड्रोम होता है हाइपर सीक्रीशन से, मतलब अगर अधिक मात्रा होगी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की तो हमारा जो बीमारी होगी उसका नाम होगा कसिंग सिंड्रोम। अगर आप चाहें तो इसके सिम्टम देख सकते हैं, पेन इन फेस, नेक एंड एब्डोमेन। मतलब हमारे एब्डोमेन में, फेस में और गर्दन में यहाँ दर्द रहेगा। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होंगे, मतलब ऐसे डिसीजेस होंगी जिनके कारण हड्डियाँ कमजोर होंगी और हमारे फ्रैक्चर होंगे। डिमिनिश प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण रुक जाएगा। सप्रेशन ऑफ ग्रोथ, जो ग्रोथ होगी, जो वृद्धि होनी है शरीर की, वो रुक जाएगी। हाइपरटेंशन मतलब बीपी बढ़ेगा। मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस मतलब महिलाओं में पीरियड्स में डिस्टर्बेंस आएंगे। पेप्टिक अल्सर मतलब स्टमक में छाले आ जाएंगे। अगली बीमारी है कोन्स डिसीज। यह अगर जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है अगर उनकी अधिकता हो जाती है तब उस बीमारी को अपन कहते हैं कोन्स डिसीज। अगली एडिसन्स डिसीज। तो एडिसन्स डिसीज जब होती है जब पूरा का पूरा जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो सप्रेस हो जाए और एड्रिनल कॉर्टेक्स के मेन जो हार्मोन होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जिनकी कमी हो जाए। तो इससे क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं इसके, मस्कुलर वीकनेस होगी, मतलब मसल्स वीक हो जाएंगी। वॉमिटिंग एंड डायरिया, उल्टी और दस्त की शिकायत। टायर्डनेस मतलब थकावट होगी। मेंटल कन्फ्यूजन होगा। लो ब्लड वॉल्यूम मतलब ब्लड की कमी हो जाएगी। हाइपोटेंशन मतलब बीपी हमारा कम हो जाएगा। लॉस ऑफ बॉडी हेयर्स एंड वोमेन, बॉडी हेयर्स का लॉस हो जाएगा वोमेन्स अगर हैं तो उनमें। अब एड्रिनल मेडुला जो हमारा अगला है, तो इसके दो हार्मोन होते हैं, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। इन दोनों को इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है या फिर 3F हार्मोन भी कहा जाता है। 3F का क्या मतलब है, पहले F का फाइट, दूसरे का फियर और तीसरे का फ्लाइट। अब इसमें जो इसके फंक्शन है वो आप देख सकते हैं, चाहे वो एड्रिनलिन हो चाहे फिर वो नॉर एड्रिनलिन हो, काम दोनों के सेम है। क्या क्या काम है, तो ये इंक्रीज हाइट रेट को बढ़ा देते हैं। जैसे आप कभी डर जाते हो तो आपकी धड़कन दिल की बढ़ जाती है, तो वो इसी के कारण होती है। इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, बीपी आपका बढ़ जाएगा। इंक्रीजिंग मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रेट बढ़ने से क्या होता है कि आपके बॉडी में ऊर्जा का निर्माण होने लगेगा। डायलेटिंग ऑफ प्यूपल्स, जो आपकी पुतलियाँ होती हैं आंखों में वो फैलने लगती हैं ताकि आप अलर्ट हो जाओ। अब इसके कुछ डिसऑर्डर्स भी होते हैं, तो इसमें अगर जैसे ज़्यादा अगर ये निकल रहे हैं नॉर एड्रिनलिन तो अब क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी बॉडी में। रेस्ड मेटाबॉलिक रेट मतलब जो आपका एनर्जी का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, तो आपका बॉडी टेम्परेचर हाई रहेगा। नर्वसनेस मतलब आपको घबराहट होगी। हेडेक मतलब सर दर्द होगा। थाइमस ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड हमारे जो इधर स्टर्नम हड्डी होती है सीने में उसके जस्ट पीछे पाई जाती है। यह हार्मोन का निर्माण करती है, थाइमोसिन। मेनली इसका जो काम है वो क्या है,
मैंने आपको डब्ल्यूबीसी पढ़ाते समय बताया था कि हमारी डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की होती हैं। उन पाँचों प्रकार में एक प्रकार था हमारा लिम्फोसाइट्स का। तो जो लिम्फोसाइट होती हैं, ये बोन मैरो में इनका निर्माण होता है और ये परिपक्व होने के लिए कुछ मात्रा में बोन मैरो में रह जाती हैं और कुछ मात्रा में ये हमारी थाइमस ग्लैंड में आ जाती हैं। जब ये थाइमस ग्लैंड में आती हैं और ये परिपक्व होकर के निकलती हैं, तब हम इन्हें नाम देते हैं टी लिम्फोसाइट्स, और जब ये बोन मैरो में रह जाती हैं, ऐसी सेल्स को हम नाम देते हैं बी लिम्फोसाइट्स। तो जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, ये लगभग हमारे 90% इम्यूनिटी का निर्माण करती हैं, मतलब हमें बीमारियों से बचाती हैं। तो थाइमस ग्लैंड जो है वो हमें बीमारियों से बचाने के लिए अति आवश्यक होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी ऐसी कोशिकाएं जो सबसे पहले नष्ट होती हैं एचआईवी इन्फेक्शन में, तो एचआईवी में सबसे पहले टी लिम्फोसाइट्स नष्ट होती हैं। अब इन क्वेश्चन का आप सभी को आंसर ढूंढना है, जैसे डिफाइन ग्लैंड एंड देयर टाइप्स। आपको ये बताना है कि ग्लैंड क्या होती हैं और उनके प्रकार क्या क्या हैं। मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, आप देखिएगा। एनालाइज द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी, ये भी पिछले लेक्चर में है, आप देखेंगे। तो इसमें ये पूछा गया कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो हमारी है वो कौन कौन से हार्मोन्स निकालती है। देखना, ये मेन हार्मोन होते हैं हमारे। व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, मैं इसी लेक्चर में बता चुका हूँ थायराइड ग्लैंड पढ़ाते समय। डिफाइन गायनेकोमेस्टिया, ये नया शब्द है, आप इसको पढ़िए। व्हाट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये भी मैं बता चुका हूँ। गायनेकोमेस्टिया मैंने इस लेक्चर में नहीं बताया, तो मैं बता देता हूँ अभी। गायनेकोमेस्टिया होती है अगर मेल में फीमेल के सिम्टम आ जाएं, जैसे ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लगे, फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होने लगे, तो उसको अपन बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। ये होता है अगर मेल में फीमेल के हॉर्मोन्स ज़्यादा निकलने लगे, उस समय ऐसी बीमारी आती है जिसका नाम होता है गायनेकोमेस्टिया।